हेलो भाई। वेलकम टू शिक्षा युग। आशा करते हैं आप अपनी टाइम टू टाइम पढ़ाई कर रहे होगे और हमारी टाइम टाइम क्लासेस भी डेली आपकी प्रैक्टिस के लिए आ रही हैं। पहले हमारी सिर्फ मैथ्स की क्लासेस आ रही थी, लेकिन अब हमने जीएससी क्लास भी स्टार्ट कर दी है आपके लिए। और जितना जल्दी हो सकेगा शायद नेक्स्ट वीक तक हम रीजनिंग की क्लासेस भी आपके लिए शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी जीडी की जीएस प्रैक्टिस क्लास थर्ड है। ठीक है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है ये: चावल की उपज के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। यहां इसने पूछा है कि भाई चावल की फसल के लिए हमें तापमान, आर्द्रता या वर्षा उस वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया। तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा, उच्च तापमान और हल्की वर्षा, मध्यम तापमान और वर्षा, मध्यम तापमान और अत्यधिक धूप। आपको पता होगा कि जब चावल की खेती करते हैं तो आपने सुना होगा कि कई दिनों तक पानी खड़ा रहता है धान के अंदर। तो ये तो क्लियर है कि भाई वहां पर हमें वर्षा ज्यादा चाहिए। तो पहला है कि उच्च आर्द्रता और वर्षा, तो पहला पॉइंट तो हो गया बिल्कुल सही, यहां से स्टिक बैठ रहा है कि भाई हमें वर्षा और आर्द्रता ज्यादा चाहिए। भाई हमारी जो वर्षा है, जो पानी को भाई जो हमें पानी चाहिए धान की फसल के लिए वो चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, और साथ में टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए उसका। ठीक है, टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो पानी, अगर वर्षा की बात है तो लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तापमान वहां का होना चाहिए। ठीक है, एक पर्सन यहां से मैं ये बता दूं कि जब हम फसल कटाई करते हैं, अगर कई बार क्या होता है कि हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम फसल कटाई करेंगे और बाद में इसको स्टोर कर देंगे भविष्य के लिए। तो यहां से एसएससी ने पूछा था एक बार, मेरे को याद है, कि जब हम फसल कटाई करते हैं तब उसके अंदर कितनी आर्द्रता, कितनी नमी होनी चाहिए ताकि उसको स्टोर किया जा सके प्रॉपरली, वो खराब ना हो। तो याद रखना 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री के उसके अंदर होनी चाहिए, सॉरी 14 डिग्री उसके अंदर होनी चाहिए आर्द्रता, वो हमें स्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये होगी चावल की, धान की होगी ये। और अगर मैं गेहूं की बताऊं तो गेहूं के अंदर, गेहूं की जो फसल है उसकी उपज के लिए हमें लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए और 25 के आसपास ही टेम्परेचर की नीड होती है। ठीक है, ये दोनों मुख्य फसल हैं। यहां से प्रश्न पूछता है धान के लिए हमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान, और गेहूं के लिए हमें 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा ही चाहिए और 25 के आसपास टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न हमारा ये था कि जब फसल कटाई करते हैं और भविष्य के लिए इसको स्टोर करना है या संग्रहित करना है तो उसके अंदर उस समय कितनी आर्द्रता होनी चाहिए, 14 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहां स्थित है। इसने पूछा है कहां स्थित है, हमें पता होने चाहिए कि चोटी कौन सी है। ठीक है, जो अरावली रेंज है हमारी, जो अरावली पर्वत है, ठीक है, चोटी पूछी है हाईएस्ट, नाम क्या है इसका, एक पर्सन, कहां स्थित है ये, और इसकी हाइट कितनी है, ये 3% भाई। ठीक है, तो जो अरावली चोटी है इसकी जो हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट चोटी है वो राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू, माउंट आबू भाई यह है राजस्थान के गुरु शिखर या माउंट आबू के अंदर स्थापित है। और इसकी जो हाइट है भाई वो 1722 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और ये राजस्थान के अंदर है, हमने आपको बता दिया। तो अरावली पर्वत चोटी, इस जो अरावली पर्वतमाला है सॉरी, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थापित है और इसकी हाइट है 1722 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इसका नाम मुझे बता दिया आपको क्या है, गुरु शिखर जो हाईएस्ट है, इसका नाम वही, इसका जो नाम है वो है गुरु शिखर। ठीक है, क्या नाम है, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ये यहां पूछ रहा है आपसे कि
जो ओमान की खाड़ी है और जो लाल सागर है भाई, वो कौन से महासागर का हिस्सा है? ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि जो ये है ये किस किस के मध्य स्थापित है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि एसएससी के अंदर बहुत बार पूछता है कि ये नदी किसके बीच है, ये ट्रेंच किसके बीच है, ये कहाँ है, कई बार ऐसे प्रश्न देखे गए हैं भाई। ठीक है, तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है वो हमारे हिंद महासागर के, किसके भाई, हिंद महासागर महासागर का हिस्सा है। और जो लाल सागर है हमारा, जो लाल सागर है, ठीक है, वो भाई खारे पानी की खाड़ी है एक प्रकार से। ठीक है, खारे खारे पानी कह सकते हैं हम, या नमकीन पानी कह सकते हैं भाई। कौन सा? नमकीन पानी की खाड़ी है, हिंद महासागर के अंदर है। और किसके बीच स्थापित है भाई? ये हमारी अफ्रीका और एशिया के बीच स्थापित है। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन हो गए आपके। पहला, ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस सागर के हिस्से हैं? भाई ये सागर है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर के हिस्से हैं ये। दूसरी बात, किसके मध्य स्थापित है? तो जो लाल सागर है वो हिंद महासागर में एक नमकीन पानी की खाड़ी है जो कि अफ्रीका और एशिया के मध्य स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? ठीक है, पहली बात तो ये जो ये जावा गर्त है इसका दूसरा नाम है सुंडा ट्रेंच। ठीक है, सुंडा गर्त भी कहते हैं। यह जो ये जावा गर्त है, एक मिनट, जो ये जावा है इसको भाई हम सुंडा भी कहते हैं। ठीक है, सुंडा गर्त। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूछा है ये उस महासागर का सबसे गहरा है, लेकिन विश्व का सबसे गहरा नहीं है। जो हमारा विश्व का सबसे गहरा है भाई वो है मेरियाना गर्त। कौन सा भाई? वो है मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी बात करें तो ये हमारे प्रशांत महासागर के अंदर स्थापित है। और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे लार्जेस्ट महासागर है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा है। और इससे एक पॉइंट निकल के आता है कि ये कुल विश्व का जो सागर का जो जल है उसका 30% हिस्सा ये लेता है भाई। ठीक है, पहली बात तो हो गई ये है सबसे गहरा। ठीक है, डीपेस्ट, हिंदी में कहता हूं भाई, गहरा और सबसे गहरा है भाई ये। ठीक है, सबसे गहरा कौन सा? हमारा मेरियाना गर्त है। और इसने पूछा है कि जावा या सुंडा गर्त किस महासागर का हिस्सा, किस महासागर है भाई साहब? ये जो है हमारा हिंद महासागर का है भाई। ठीक है, हिंद महासागर का है भाई। ठीक है, हिंद महासागर जो है थर्ड सबसे लार्जेस्ट है महासागरों में, लगभग 20% हिस्सा लेता है पानी का। ठीक है, प्रशांत महासागर लार्जेस्ट है और 30% हिस्सा लेता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए कि सबसे गहरा विश्व का मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर के अंदर, जावा या सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर के अंदर है, सबसे गहरा नहीं है लेकिन इस महासागर का सबसे गहरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध जो है नीलगिरी पर्वतों से है? पहली बात तो ये कि नीलगिरी पर्वत चोटियां कहां पाई जाती हैं? नीलगिरी के साथ साथ हमारे इलायची की पहाड़ियां और कार्डियम की पहाड़ियां। कौन सी पूछ रखी है भाई? सॉरी, जो नीलगिरी की चोटियां हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, सॉरी, नीलगिरी की पहाड़ी साथ में इलायची की पहाड़ी। ठीक है, इलायची की पहाड़ी। पहली बात तो ये कहां पाई जाती हैं? मुख्यतः अगर देखें तो ये तमिलनाडु के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर पाई जाती हैं। यहां पूछा गया है कि किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? भाई वो है टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति का संबंध जो है किससे है भाई? ये व्हाइट का है इसका भाई, नीलगिरी की पर्वत से। पिछले का आंसर लगाया था क्या हमने? नहीं लगाया, आंसर नहीं लगाया भाई इसके ऊपर। हिंद महासागर इसका आंसर है, इससे पीछे वाले का लगा दिया था भाई। ठीक है, तो प्रश्न हो गया हमारा कि नीलगिरी पर्वतों से कौन सी जनजाति संबंध है? टोडा जनजाति संबंध है भाई। और नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियां तमिलनाडु के अंदर पाई जाती हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? पहली बात तो क्वेश्चन यहां से ये आ गया कि निर्जन द्वीप किसे कहते हैं भाई। ठीक है, निर्जन होता क्या है भाई? जहां पे कोई भी ना रहे, कोई भी जन के बिना, मतलब कि वहां कोई नहीं रहता भाई, उसे कहते हैं निर्जन। ठीक
ठीक है, और फिर भी वहां पक्षी अभ्यारण्य स्थापित है। कैसे? देखो, वहां पक्षी आते हैं सिर्फ अंडा देने के लिए, ठीक है, तो वो एकमात्र जो अभ्यारण्य है या जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका जो नाम है भाई वो है पीटी द्वीप। जो हमारा पीटी द्वीप आइसलैंड है भाई, वो एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है जो एक निर्जन द्वीप में स्थापित है। इसकी लोकेशन कहां है? ठीक है, लोकेशन, ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो कहां है भाई? हमारा जो लक्ष्य द्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश, अब तो केंद्र प्रदेश हो गया ना, केंद्र शासित प्रदेश, इसके अंदर ये स्थापित है। यहां पक्षी सिर्फ अंडा देने के लिए आते हैं। तो किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य बसा? वो है पीटी द्वीप पर वो स्थापित है, लक्षद्वीप के अंदर भाई, ठीक है। और बैरन द्वीप आपको पता होगा, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि जो बैरन आइसलैंड है ये भाई एकमात्र भारत का, मैं थोड़ा नीचे लेके चलूं इसको, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ठीक है। क्या भाई? ये इस पर्सन को अलग करते हैं यहां से, ये है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये है स्थापित कहां है? ये है हमारे अंडमान निकोबार के अंदर ये स्थापित है, ठीक है। और इसके मैंने बताया था कि ये लास्ट टाइम कब फटा था, एकमात्र है तो सक्रिय है भारत के अंदर। ये भाई 28 मई 2005 के अंदर ये लास्ट विस्फोट हुआ था भाई, 2005 है भाई, ये 2005 के अंदर लास्ट विस्फोट हुआ था, ठीक है। पीटी द्वीप हो गया पक्षी अभ्यारण्य, और बैरन द्वीप है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के अंदर, लास्ट टाइम 28 मई 2005 को फटा था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत की पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुरी हिल्स को जोड़ती है? क्या पूछा भाई साहब? हमसे पूछा है कि जो मिजो हिल है, ठीक है, मिजो हिल्स को जोड़ेगी मणिपुर हिल्स से, इससे भाई मणिपुर हिल्स से जोड़ती है भाई। बताओ भाई कौन सी है? एकमात्र है भाई तो जोड़ती है भाई। इसका आंसर जो है वो है चिन। कौन सी भाई? चिन, ठीक है, इसका आंसर है चीन। सॉरी, छोटी मात्रा ये तो चीन लिख दिया भाई मैंने, विपक्षी देश, चीन इसका आंसर है, ठीक है। कर दे आंसर के ऊपर भी, चीन इसका सही आंसर है, पीछे वाले का आंसर मैं लगा दिया था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल टाइगर को वर्ष मतलब कि कौन से वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? यहां से एक प्रश्न ये बन गया कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु, ठीक है, भारत का मतलब कि इंडिया के लिख रहे हैं हम यहाँ पे। पहली बात तो ये राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे, राष्ट्रीय पशु और पक्षी कौन से हैं भाई? बताओ। पशु तो हमें पता चल गया, लिख रखा है बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर। पूछा प्रश्न में क्या गया है कि भाई बंगाल टाइगर को वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? 1972 के अंदर स्वीकार किया गया था भाई, 1972 के अंदर स्वीकार किया गया था। और पक्षी की बात करें तो हमें पता है मोर पक्षी है। यहां से एक पर्सन और निकल के आता है हमारा, 2% सॉरी, कि टाइगर रिजर्व जो स्टार्ट की थी, टाइगर परियोजना स्टार्ट की थी भाई, उनकी संख्या कम हो गई थी हमारे चित्तों की, उनको बचाने के लिए स्टार्ट की गई थी। और एक साथ में थी भाई हाथी परियोजना, हाथी परियोजना, ये दो इंडिया के अंदर स्टार्ट की गई थी। बार बार क्वेश्चन के अंदर आया है, इंपॉर्टेंट में लिख दिया आपके लिए, बहुत बार से नहीं पूछा वैसा। टाइगर है 1973 और हाथी है 1992 है, ठीक है, दोनों आए हैं भाई, ठीक है, हो गया। 1972 के अंदर इसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और आ गया कि ये तो होगी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भाई ये पर्सन नहीं हिल सकता, इसका ऑपरेशन हो रखा है पर्सन का, तो इसको हम यही रखेंगे। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो किस राज्य में है? वो है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। चिल्का झील होगी हमारी खारे पानी की होगी, यस, सोल्ट लेक, सोल्ट लेक जो हमारी है चिल्का
कहाँ है? उड़ीसा के अंदर भाई, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा है ताजे पानी की या मीठे पानी की। ठीक है, मीठे पानी की कहाँ है भाई और उसका नाम क्या है? ठीक है, सोल्ट लेक होगी उड़ीसा के अंदर, इसका नाम था चिल्का झील। और ताजे पानी की या मीठे पानी की जो भाई वो है वुल्लर झील। ठीक है, कौन सी है? वुल्लर है हमारे J&K के अंदर भाई। ठीक है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भाई। ठीक है, यही है भाई। चलो अगले प्रश्न चलते हैं हम। इनमें से कौन सा बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? यहां से अगर आपने प्रश्न पढ़े हैं पहले तो एक प्रश्न और याद आ रहा होगा कि कौन सा जो जलप्रपात है प्रमुख जो स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है भाई साहब। ठीक है, तो पहले उसी की बात कर लें, फिर से बात करते हैं कि कौन सा जलप्रपात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये जलप्रपात, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि कौन सा जो जलप्रपात है जो स्वर्ण नदी के ऊपर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा भाई साहब? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जो जलप्रपात है वो बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो भाई इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो कुछ ना कुछ। ठीक है, इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? वो है भाई चांडिल्य। ठीक है, ऑप्शन ए चांडिल्य जो ये बांध है ये स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये प्रश्न बहुत बार आया कि कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात है जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, अगला जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? पूछा गया है कि जो जवाई बांध है, जवाई बांध वो किस नदी पर है? जवाई नदी पर है। पहली बात तो ये जो की पॉइंट है इनको फैक्टर को अलग करो भाई पहले, कि पहली बात तो होगी कि जवाई नदी के ऊपर स्थापित है भाई। कौन सी नदी है? जवाई नदी के ऊपर स्थापित है। ठीक है, इसने पूछा है कि किसकी सहायक नदी है? कौन भाई? जवाई नदी किसकी सहायक नदी है पूछा ये गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जवाई नदी जो है हमारी वो लूणी नदी की। ठीक है, लूणी जो नदी है उसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है लूणी की। और मैंने कल या परसों आपको बताया था कि लूणी नदी के बारे में आपको बताया था मैंने थोड़ा, हाँ, कि इसकी हाइट कितनी है, कहाँ से ये निकलती है और कहाँ पर जाके ये खत्म होती है। तो आपको हम बता दूं दोबारा से कि जो लूणी नदी है हमारी, ठीक है, 49 किलोमीटर की लंबी है ये। हमने सुना है इतना ये राजस्थान के अंदर बहती है, लेकिन भाई इसका जो मीन क्या है कि ये राजस्थान से निकलकर कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाकर के समाप्त होती है। ठीक है, वहां जाकर मिल जाती है। कच्छ का रण हमारा गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना हमारा कि जवाई बांध जो है जवाई नदी पर निर्मित है और जवाई नदी जो है लूणी नदी की सहायक नदी है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियां झोपड़पट्टियों में से एक है? इसको हम प्रदूषित भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी, प्रदूषित बस्ती। ठीक है, और इसका नाम है, इसने तो नाम पूछा है कौन सी है और कहां स्थापित है ये भी बतानी है आपको भाई। ठीक है, जो मलिन बस्तियों में एकमात्र जो यह है इसका नाम है धारावी। धारावी है। अब तो पता चल गया होगा कहां स्थापित है भाई, ये हमारे मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर स्थापित है। कोरोना के टाइम पे भाई साहब यहाँ पर बहुत सारा हुआ है, बीमारियां बहुत फैली यहाँ से, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ भड़ाका है यहाँ पे कि प्रॉपर रहने की जगह भी नहीं है लोगों को। ठीक है, तो कौन सी है वैसे? वो है धारावी। ठीक कर दें हम आंसर, धारावी है मुंबई के अंदर भाई साहब। देश की प्राचीन झीलों में से एक है लींडिया तालाब, किस भारतीय शहर में स्थापित है भाई? बताओ भाई, नाम भी अजीब है इसका, तो पता नहीं लोग क्या क्या नाम रखते हैं, पहले वाले नाम सही थे। बताओ भाई, ये जो एकमात्र झील है, जो तालाब है, ये हमारे भोपाल शहर में स्थापित है। कहां पर है भाई? भोपाल में स्थापित है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ये झील है, ये जो झील है, झील के तट पर
झील के तट पर स्थापित है हमारा भोपाल शहर। तट पर स्थापित है हमारा भोपाल शहर भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां से और दूं कि भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी, ठीक है, क्या है? भारत की लॉन्गेस्ट जो रिवर है हमारी, सबको पता है भाई, वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी है, ये अलग क्वेश्चन हमारा। ठीक है, गंगा नदी है। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के किनारे स्थापित है भाई, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर गंगा किनारे, बताओ भाई कौन सा है? इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें हर बुक में अपना अलग आंसर दिया हुआ है। जितना मैंने पढ़ा भाई वो कानपुर पढ़ा है। ठीक है, कानपुर। कई जगह वाराणसी भी दिया हुआ है साहब। ठीक है, वाराणसी भी दिया हुआ है। अगर ज्यादा चाहिए तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना इस चीज को, लेकिन मैंने जितना आंसर दिया वैसा वो कानपुर पढ़ा है। ठीक है, एक बार गूगल सर्च कर लेना। तो ये जो झील है भाई ये भोपाल के अंदर स्थापित है हमारी। अगला क्वेश्चन, हसदेव और जोके नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? बताओ भाई किस राज्य के अंदर पाई जाती है हसदेव और जोके नदियां? बता दो ना जरा, बोल दो ना जरा, बताओ भाई कहाँ है? भाई ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। यहां से मैं एक आपको क्वेश्चन दूं, अच्छा सा आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि दमदमा लेक या दमदमा झील कहाँ है भाई? ये कहाँ है बताओ भाई? जो दमदमा झील है हमारी, ये हरियाणा के गुड़गांव के अंदर स्थापित है। ठीक है, अगर सीटी दिया होगा तो याद होगा आपको। ठीक है, गुड़गांव हरियाणा, हमारा प्यारा हरियाणा। जादू देखा ना, वो है हमारा हरियाणा। तो याद रखना, हंसदेव और जोके छत्तीसगढ़ के अंदर है, और जो दमदमा लेक है भैया, दमदमा झील है, वो गुड़गांव हरियाणा के अंदर स्थापित है। अगला क्वेश्चन, रंचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच में स्थापित है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि दोआब होता क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है, इसको मतलब किसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, जब दो नदियां भी लगा लो कि ये है रावी हमारी, मान रहा हूं ये है हमारी चेनाब। ठीक है, ये दोनों नदियां बह रही हैं, इनके जो बीच का जो क्षेत्र है इसको हम दोआब बोलते हैं भाई। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं दोआब क्षेत्र। ठीक है, तो कौन सी दो नदियां हैं, सॉरी, रंचना दोआब जो है किन दो नदियों के बीच में स्थापित है? भाई आंसर मैंने लिख दिया आपके सामने, यही आंसर है हमारा, रावी और चेनाब के मध्य स्थापित है। ठीक है, दूसरी बात एक यहां से और बताऊं कि ये दोनों नदियां, जो रावी और जो चेनाब है भाई, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो ये हमारी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं भाई, किसकी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो दोआब क्षेत्र मैंने बता दिया। दोआब क्षेत्र होता क्या है भाई सामने, कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जहां से एक नदी यहां से बह रही है, एक यहां से, जो क्षेत्र है उसको दोआब बोलते हैं। और रंचना दोआब जो है, रे से रे याद रखना कोई भाई, रे से रे मिला दिया, रावी और चेनाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? कुलिक, ठीक है, कुली याद रख लो भाई, कुली पक्षी अभ्यारण्य याद रखते, कुली कहाँ है? तो भाई कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है हमारा, बताओ भाई कहाँ स्थित है? और 2% मैं आपको एक्स्ट्रा और दे दूं कि हमारे सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सॉरी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर उद्यान जो हमारे कहाँ स्थापित है भाई दोनों, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और यहाँ पूछा है कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य है भाई हमारा, वो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित है। और जो 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, दोनों का जो आंसर है, सीटी वाले बच्चों को पता है, हरियाणा। ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई के ऊपर। अगला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। एसएससी का क्वेश्चनों का यहां से मतलब क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान
डांस फॉर्म, बुक्स आपकी, और अभी जो मेनली अभी इसके ऊपर एसएससी काम कर रही है भाई, वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आपको एग्जाम में एक एक शिफ्ट के अंदर 2 से 3% एक शिफ्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि एक पेपर सेट के अंदर आर्ट एंड कल्चर के बहुत ज्यादा क्रेज है अभी एसएससी के पास। और इंपॉर्टेंट जो हमने बताऊं अगर मैं आपको एसएससी के बुक्स, ठीक है, डांस, पहले था डांस फॉर्म, अब क्या हो गया कि डांस करने वालों के नाम, इस डांस से कौन संबंधित है, इस मतलब कि कौन संबंधित है, कौन रिलेटेड है भाई, रिलेटेड है, इस बारे में पूछ रहा है भाई। ठीक है, डांस हो गए, बुक्स होगी, और क्या बोलते हैं एसएससी, उद्यान हो गए भाई आपके, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य हो गए, ये स्ट्रेटेजी के पार्ट है। और कौन सा संगठन कहाँ है, और कौन सी स्कीम्स, अभी स्कीम जो है बहुत ज़्यादा चल रही है भाई, स्कीम पे थोड़ा फोकस करो कि कहाँ स्कीम कौन सी लॉन्च हुई है, कि मतलब कि स्टेट की कोई ज़्यादा, अगर फेमस ज़्यादा स्टेट है, स्टेट की मतलब कि, या फिर सेंटर की ज़्यादा पूछ रहे हैं भाई। ठीक है, अभी करंट में जैसे कि वो थी, क्या नाम था उसका, नारी को नमन परियोजना, तो नारी को जो नमन परियोजना था वो हिमाचल प्रदेश की थी। और स्वनिर्भर नारी, ये मतलब दो क्वेश्चन सेम है कि स्वनिर्भर नारी और नारी को नमन, तो स्वनिर्भर काम किया है असम की नारी ने, और उसको नमन किया है हिमाचल प्रदेश की नारी ने भाई। ठीक है, ये हमारा था। यहां से पूछा गया कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहां बसा, ये है मिजोरम के अंदर, हाँ भाई मिजोरम के अंदर है। और एक और था मुरलेन के साथ साथ इसका एक और है, वो है फवांगपुई, कौन सा है साथ में एक और है भाई, वो है फवांग पुई, ये भी मणिपुर सॉरी मिजोरम के अंदर स्थापित है। ठीक है, ये दो राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट, और ये दो ही एग्जाम में पूछता है भाई। ठीक है, यहां से और पूछो, मैं अगर असम की बताऊं आपको, ठीक है, अगर असम का बताऊं तो भाई काजीरंगा याद रखना, काजीरंगा मानस असम के फेमस है भाई। ठीक है, त्रिपुरा की बात करें, ठीक है, किसकी, त्रिपुरा की, तो भाई क्लाउडेड लेपर्ड जो है त्रिपुरा का भाई। ठीक है, बात करें नागालैंड की, नागाओं की बात करें भाई, इनका है इंटाकी, कौन सा भाई, इंटाकी है। ठीक है, इंटाकी, ठीक है, नागालैंड का इंटाकी। तो ये राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा याद रखो भाई, मुरलेन और फवांगपुई हमारे मिजोरम के अंदर है, असम का याद रखो काजीरंगा मानस है, त्रिपुरा का है क्लाउडेड लेपर्ड, और नागालैंड का है इंटाकी। ठीक है, और भी हैं लेकिन ये मुख्य है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगला भी राष्ट्रीय उद्यान से है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, सिरोही। और एक और, चलो ये आपको मतलब याद नहीं आ रहा हो तो मैं दूसरा नाम बताऊं आपको, इसके अंदर एक और है इस राज्य के अंदर, वो सुनते ही आपको याद आ जाएगा, उसका नाम कौन सा भाई, वो है किबुल लामजो। कौन सा भाई, किबुल लामजो, अब तो याद आ गया, किबुल लामजो भाई, बताने की आवश्यकता नहीं है, मणिपुर के अंदर स्थापित है दोनों। ठीक है, किबुल तो रट रखा हुआ आपने, मणिपुर के अंदर स्थापित है। ठीक है, यहां से और देखें तो उड़ीसा का अगर हम देखें भाई, उड़ीसा का अगर देखें तो वो है भाई साहब भीतरकनिका, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल, ये दोनों उड़ीसा के हैं भाई। ठीक है, असम का बता दिया मैंने, काजीरंगा, फिर लिख दूं मैं काजीरंगा और मानस, ये दोनों असम के हैं। पश्चिम बंगाल का याद रखना, सुंदरवन, सुंदरवन और बक्सा। ठीक है, बक्सा और सुंदरवन जो हैं दोनों पश्चिम बंगाल के हैं। तो सिरोही और किबुल लामजो जो हैं उड़ीसा सॉरी मणिपुर के हैं, उड़ीसा के होगी भीतरकनिका और सिमलीपाल, असम के हैं काजीरंगा और मानस, और पश्चिम बंगाल के हैं सुंदरवन और बक्सा। नेक्स्ट भाई, भारत की इन में से किस झील को रामसर सतलज में शामिल नहीं किया गया है, जो रामसर साइट है उसके अंदर शामिल नहीं किया है। कितनी रामसर साइट है भाई हरियाणा भारत के अंदर, सॉरी अभी अगस्त तक तो 75 थी, और अब बढ़ गई हो तो मेरे को भी इतना प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन अब तक थी इतनी थी, वैसे वो 75 तो सॉरी 75 तो थी। ठीक है, तो जो शामिल नहीं की गई वैसा वो है डल झील, हमारी डल झील को शामिल नहीं किया गया है। एक बार आंसर लगा रहे ना आंसर क्वेश्चन को, हाँ सर है। ठीक है, डल झील को रामसर साइट के अंदर शामिल नहीं किया गया है। डल झील से क्वेश्चन आता है एसएससी का कि भारत का एकमात्र, कौन सा भाई साहब ने, एकमात्र
तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ डाकघर। ठीक है, डाकघर कहाँ है भाई? ये है डल झील के अंदर, डल झील के अंदर स्थापित है भाई। ठीक है, लोकटक झील, लकटक लिख रखी है भाई, इसको ठीक कर दें एक बार। तो ये हमारी है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील कहाँ पर? सब ये है मणिपुर के अंदर, वही तो पढ़ी थी हमने, मणिपुर में है लोकटक। ठीक है, चिल्का झील मैंने बताया था आपको सबसे खारी है भाई, चिल्का झील सबसे खारी है, उड़ीसा के अंदर स्थापित है। सोल्ट लेक है, ठीक है, इंडिया की, और है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर स्थापित है। ठीक है, तो याद रखना कि डल झील को शामिल नहीं किया गया है, डल झील से क्वेश्चन है हमारा, और ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थापित है। एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है डल झील के अंदर, और लोकटक झील मणिपुर के अंदर होगी, और चिल्का झील उड़ीसा, सोल्ट लेक है भाई सबसे खारी। ठीक है, और सबसे जो ताजा पानी की थी वोलर झील थी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जीवन प्रत्याशा होती क्या है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा समझाता हूं, हालांकि मैं मैथ का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं मैथ की तरीके से समझाऊंगा आपको। आयो, देखो, मान लिया भाई हमने आपकी एज होगी 20 साल। ठीक है, आप 20 साल एज होगी आपकी। ठीक है, आगे आपका जीवन बचा हुआ है, तो जो ये जितने साल बचे हुए हैं ना आपके, इनका औसत, ठीक है, इनका औसत, या फिर ये आपका जीवन है यहां से यहां तक का, इसके पूरे का औसत। ठीक है, स्टार्टिंग, और ये हो गया हमारा एंड। ठीक है, इस पूरे का औसत, उसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो ये पूछा है कि किस राज्य में जीवन पर सबसे अधिक है भाई? सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ है? केरल के अंदर है। ये पता होनी चाहिए कितनी है, पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है। ठीक है, अगर देखें भाई, मेल, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मेल मेल की कितनी है भाई, और फीमेल की कितनी है भाई? ठीक है, अगर मेल की देखें तो 74.09, ठीक है, या 74.9 भी कह लो एक बार, छोड़ो, और महिलाओं की अराउंड है भाई 77.8। ठीक है, ये महिलाओं की है, ये पुरुषों की है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है बस वो केरल के अंदर है, पुरुषों की है 74.9 और महिलाओं की जो है वो है 77.8। ठीक है, ये आंकड़ा याद रखना भाई अपना। अगला है काबिनी नदी। पहली बात, काबिनी, सॉरी भाई गलती कर दी, आपको आंसर दिखा दिया मैंने तो। कावेरी नदी, इसमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? दो क्वेश्चन है इसके अंदर, दो के भी तीन बोल लो। ठीक है, जो क्या है, कबिनी नदी या काबिनी नदी। ठीक है, जो नदी है इसका दूसरा नाम क्या है? सहायक इसकी है ये। ठीक है, और कितनी लंबी है? लेंथ। तीन क्वेश्चन हमारे हैं ये भाई। ठीक है, तो बताओ किसकी है? कावेरी नदी का दूसरा नाम है भाई, इसको बोलते हैं कपिला, कपिला नदी बोलते हैं भाई। ठीक है, सहायक है भाई ये कावेरी नदी की, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और भाई ये राउंड फिगर 240 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। क्वेश्चन को बिल्कुल खोल के रख लो भाई। अगर यहां से बताऊं मैं कृष्णा की, तो याद रखना कृष्णा की कोयना, कोयना तुंगभद्रा बहुत ज्यादा फेमस है भाई, बहुत बार आई है ये कृष्णा की, जो कृष्णा की है वह भाई कोयना और तुंगभद्रा, बहुत बार पूछे भाई ये तुंगभद्रा कृष्णा की भाई। तो जो कबिनी नदी है इसका दूसरा नाम भाई कपिला है, सहायक नदी कावेरी की है और 240 किलोमीटर की लेंथ है भाई। ठीक है, कृष्णा की होगी कोयना और तुंगभद्रा। हमारा अगला क्वेश्चन देखो भाई, खालिस्तान नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। क्वेश्चन दो पर्सन के अंदर पर्सन है भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है क्या हमारे पास? पता हो कहाँ है? अगर ट्रिक बताऊं तो किस्तों पर चल रही है हमारी जिंदगी, कहाँ जहां महंगा होगा सब कुछ, कहाँ चल रही है भाई किस्तों पर हमारी जिंदगी? जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है भाई किश्तवाड़। तो जो किश्तवाड़ है, पहला प्रश्न ये देख लें, किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू। और ये है क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर है।
है क्या भाई, ये भी तो बताना चाहिए। किश्तवाड़ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान हुआ ये, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद करने की आपको बता दी कि किस्तों पर चल रही है हमारी जिंदगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि खालिस्तान नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। बताओ भाई कौन सी नदी है? और अगर मैं आपको हिंट दूं तो भाई ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सी है भाई? इसका जो आंसर है हमारा वो है चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी इसका आंसर है। सिंधु की सहायक है भाई ये, ठीक है। सिंधु की बहुत सहायता करती है, बस हमारी सहायता कोई नहीं करता भाई, पता नहीं क्यों नहीं करते लोग, ठीक है। चिनाब नदी। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? यहां से एक बात समझाऊं आपको। पहली बात तो ये देखो भाई, ये हमारा हो गया ईस्ट, पूर्व। भाई वाइट कहाँ है, तुम कहाँ रह गया? ईस्ट। ये हमारा हो गया भाई वेस्ट, ये हमारा हो गया भाई नॉर्थ, और ये हो गया भाई साउथ, ठीक है। जो नदियां यहां से निकल करके यहां आएंगी, ठीक है, यहां हमारी क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है, क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इसके ऊपर बंगाल है, ठीक है। यहां हमारा है अरब सागर, अरब सागर है। यहाँ हिंद महासागर है, ठीक है। और यहाँ है हमारा वो माउंट या हिमालय पर्वत, माउंट तो आ गया हिमालय, हिमालय, ठीक है। मेन बात की थी कि जो नदी यहां से पूर्व से निकल कर पश्चिम के अंदर जो आएंगी, जो अरब सागर के अंदर गिरेंगी, वो एस्चुरी या जवारदन मुख का निर्माण करती हैं। और ऐसी दो नदियां हैं जो जवारदन मुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, कौन सी नदियां जवारदन मुख या एस्चुरी का निर्माण करेंगी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहेंगी? कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। इसके अंदर दिया हुआ है नर्मदा सिर्फ, ताप्ती भी है भाई एक नदी जो निर्माण करती है। दूसरी बात, नर्मदा जो है भाई, लिख दूं मैं, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से निकलती है भाई ये, और अरब सागर के अंदर गिरती है, अरब में जाकर के समाप्त होती है, अरब सागर में जाके समाप्त हो जाएगी भाई साहब, ये खत्म हो जाएगी वहां पे। और यह दो पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, किन से घिरी है? सतपुड़ा और विंध्य, इन दोनों से घिरी हुई है। इनके बीच से होकर के ये पास होती है भाई, ठीक है। इनके बीच से होकर के निकलती है भाई ये, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्य पूर्व से निकलेगी और अरब सागर में गिरेगी और जवारदन मुख एस्चुरी का निर्माण करती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके अरब सागर में जाकर के समाप्त हो जाती है, ठीक है। दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती भी लिख लो भाई साहब, ठीक है, ताप्ती भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? भाई अपशिष्ट प्रबंधन होता क्या है कि हमारे पास मान लो प्लास्टिक है या कोई भी कचरा है, उसको हमें खत्म करना है। प्रबंधन मतलब उसको ठिकाने लगा दो भाई, जैसे कि लाश को ठिकाने लगा दया, कुछ तो गड़बड़ है वैसे वाला। तो कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है भाई? भूमि भराव, भस्मीकरण और पुनर्चक्रण। जलाना, जलाना नहीं होगा यार, एक बात बताओ, प्लास्टिक था हमारे पास, होए यहाँ तो कुछ और भी है भाई, पता नहीं क्या क्या दे रखा है भाई उन्होंने, ये रहा, हाँ, जलाना, बर्न करना। एक बात बताओ, आपने प्लास्टिक जला दिया, पोल्यूशन नहीं होगा उससे? एयर पोल्यूशन नहीं होगा? आपने पान, हाँ जलाना था ना, हाँ, पोल्यूशन नहीं होगा उससे। कोई भी ऐसी चीज जो, जैसे कि प्लास्टिक तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ठीक है, कितना जला लो बचेगा वो। तो जलाना तो कोई इसका स्थायी तरीका नहीं है, क्योंकि जलाओगे जितना उतना वो पोल्यूशन ज्यादा करेगा, तो जलाना कोई भी स्थायी तरीका नहीं है। तो भाई हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगली क्लास करेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आराम से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।